अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। जज़ाकल्लाह यार, मैंने भी दोपहर में खाई थी तो ज़्यादा हो गया। जज़ाकल्लाह। वो भी खा ली थी दोपहर में। जज़ाकल्लाह। ये जो कल सवाल किया था ना वो पिज़्ज़े वाला, वो जिसके बाद पिज़्ज़ा भी खाया था फिर, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था कि एनुअल डिमांड चेंज हो रही थी, तो अब हस्बे तौफीक किसी ने करना हो अगर, तो ये ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5 है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था है। हाँ, ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी ना वो लॉसेस चेंज हो रहे हैं, अभी कुछ और हैं, ईओक्यू पे कुछ और हो जाएंगे। ऑटम 22 में क्वेश्चन 5 एक ही है, वो आप जब देखेंगे ना तो उसमें एक ही होगा, तो जो भी उसका नाम हुआ वो सबर शुक्र कर लेना। ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 22, ये वही जैसे कल पीजे वाला सवाल किया था जिसमें बल्क डिस्काउंट ऑफर पे एनुअल डिमांड कुछ और थी क्योंकि लॉसेस डिफरेंट थे रेफ्रिजरेशन के, और ईओक्यू पे एनुअल डिमांड और थी, तो ये कुछ वैसा सा पॉइंट है। तो ये अगर कोई करना चाहे तो हस्बे तौफीक मर्जी है। अभी एक सवाल और आप कर दें, आप अभी है 12 मिनट ले लें जी, मैं समझा दूंगा, लेकिन आपने करना है ना, आपका पेपर भी तो मैं नहीं कर सकता ना, आगे आपको करना पड़ेगा। अभी कर दीजिए आप स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 जी, ऑर्चिड लिमिटेड। जो लोग ओरिजिनल पास्ट पेपर देख रहे हैं उसका जो पार्ट ए है वो अब सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये वो सिलेबस से नहीं है, याद आया, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चों में पिछले सेशन में भी एक मसला देखा था मैंने कि वो ना पास्ट पेपर में से ढूंढ ढूंढ के ऐसे सवाल, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, एक एनपीवी एक चीज थी, वो ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो मैं ना आपको सिलेबस इंशाल्लाह पूरा ही पढ़ाऊंगा। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस से निकल गए थे साल पहले, उनमें एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, एनपीवी, आईआरआर, तो आपके पास पेपर में उसके सवाल मिलेंगे, वो नहीं है सिलेबस में, अब बजटिंग नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए सिलेबस पूरा ही पढ़ाऊंगा। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 4 पार्ट ए, ये अब सिलेबस की चीज नहीं है। पार्ट बी आप लोग अभी कर लें, और इसकी वजह आप अभी सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। अभी बस मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज स्टॉक है पिछले साल का, जो एवरेज स्टॉक है उसी को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेना। क्यों की वजह आप सवाल करेंगे तो बताऊंगा। एवरेज इन्वेंट्री को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेना। इस सवाल में स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 4 पार्ट बी आप लोग कर रहे हैं अभी 10 मिनट, चलें 12। इसमें वजह आप अभी करेंगे तो बताऊंगा। एवरेज इन्वेंट्री को ही क्लोजिंग इन्वेंट्री के बराबर मान लें, है जी, नहीं, OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, इसको क्लोजिंग स्टॉक मान लें। क्यों की वजह आप अभी कर लें तो बताऊंगा।
नहीं, अगर कोई फिगर निकाल के लिख ही रहे हैं तो उसको तो राउंड ऑफ कर लेना। यानी एनुअल डिमांड तो लिखनी है, वो तो हमें चाहिए होती है, वो तो राउंड ऑफ करें, लेकिन पॉइंट्स में तो नहीं आ रही। नहीं, अच्छा चलो, अगर पॉइंट्स में आ रही है तो राउंड ऑफ कर लें। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
जी मैं कह रहा हूँ उसी को क्लोजिंग स्टॉक मान लेना। बिल्कुल करनी पड़ेगी ना। सोचे उस टाइम ऐसे गाइड कर दिया है कि अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा लास्ट पॉइंट में। पंद्रह मिनट में किसी से नहीं हुआ अभी। क्या पॉइंट्स में आ रहा है तो आने दें, राउंड ऑफ कर लें उसको। नहीं हिंट रिंग पूरे सॉल्व कर देता हूँ। मैं तो यही कह रहा था कि आप लोग पहले पूरी कोशिश करें। हाँ जी एफर्ट्स डन, बस इतना ही टैलेंट था बस। हाँ जी बस बस चलो ठीक है इधर देखें। सेल अगले साल कितनी होगी? पिछले साल जितनी सेल हुई थी 25% बढ़ जाएगी 90,000 है। और साल के शुरू में ओपनिंग कितना बड़ा होगा और साल के एंड पे क्लोजिंग कितना रह जाएगा? किधर यानी कौन गलत लिख जाता है? 72 ही है। स्टोर में इनपुट नहीं सॉरी, जो स्टोर में इन होंगे यानी जो स्टोर में रिसीव होंगे गुड्स वो इन से निकलेंगी और फिर सप्लायर से हमें ज्यादा खरीदनी पड़ेगी क्योंकि दरमियान में हो रहा है कितना 10% लॉस। तो हमें सप्लायर से कितना खरीदना है ये यहां तक पहुंचना, ये एनुअल डिमांड है। बस हो गया। अच्छा अमाउंट भी निकालनी थी। ओपनिंग फिनिश गुड्स यानी पिछले साल की क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दीनी। मैंने कहा था अज्यूम कर लें और क्यों अज्यूम करवा रहा हूं उसकी वजह बताता हूं।
जो पिछले साल का एवरेज स्टॉक था वही पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। पिछले साल का एवरेज स्टॉक कितना था? ऊपर जो टेबल दिया हुआ वो पिछले साल का डेटा है 5 लाख। वो जो 5 लाख दिया हुआ है वो है एवरेज स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। तो अगर पर मंथ है तो आवाज आई कैसे जी? फिनिश गुड में क्या भाई बताने लगा ना, वही तो भाई बताने लगा। कितने लोग हैं नीचे रूम में? तो ऊपर आ जाओ यार। अच्छा ठीक है बैठे रहो, कोई मसला नहीं। इधर मैं वही बता रहा हूँ ना, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ही बताने लगा हूँ। पिछले साल का डाटा दिया हुआ है ऊपर टेबल में, और मैंने कहा कि जो एवरेज स्टॉक था पिछले साल का उसी को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर लें। वजह उसकी बताता हूं। पिछले साल का एवरेज स्टॉक अगर निकालना हो तो कोई तरीका ऊपर टेबल में पता चल रहा हो? कोई ऐसी चीज जो एवरेज स्टॉक से रिलेटेड हो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक से क्या, एवरेज स्टॉक से क्या ताल्लुक? होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, एवरेज इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है। ये कैसे निकली होगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकली होगी? कैसे निकलती है टोटल होल्डिंग कॉस्ट? ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड निकलती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। ये पता है, ये पता है, ये निकल आएगी। ये है 5 लाख। अच्छा 5 लाख है एक महीने की, तो ठीक है आप ये भी 80 यूज कर लें। अगर इसको साल की करना है तो इसको भी साल की कर लें, इधर भी 12 कर लें, इधर भी 12 कर लें, या ठीक है ऐसे ही। तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी कितनी? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 62,500। यही है ना, 6250 है। ये है एवरेज इन्वेंट्री। जी जी बिल्कुल, अभी कर रहा हूं ना, एक मिनट ये बात पूरी कर लो। एवरेज इन्वेंट्री निकल आई इससे। एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों मान रहे हैं इसकी भी मैंने वजह बतानी है सवाल पूरा करके। बस मान रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री पिछले साल की कितनी थी बताई हुई है कहीं? नहीं बताई। तो फिर हमें ढूंढने के लिए उसका कोई लिंक देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले टेबल में एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या चीज है, क्या ऐसी चीज है जिसका एवरेज इन्वेंट्री से कोई तार जुड़ता है? वो है टोटल होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकलती ही ऐसे, तो यहां से हमें एवरेज इन्वेंट्री पता चल गई। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब हमें यह पता है कि OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक ये था। सेफ्टी स्टॉक पिछले साल कितना था? 2000। इसका मतलब है OQ बाय 2 4250 था। अगर ये OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक था और पिछले साल सेफ्टी स्टॉक 2000 था, तो फिर इसमें से बाकी 4250 था ना OQ बाय 2। तो सेल्स 90,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स 6250, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए अब आपको OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OQ तो पता ही नहीं है। OQ तो अब निकालना है, पहले OQ जो भी था OQ तो अब निकालना है। तो उसके लिए आपको गाइड कर दिया गया कि ये जो पिछले साल की इन्वेंट्री है ना, इसमें से इसके अलावा जो बाकी है वो भी 25% बढ़ जाएगा। ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। यानी ये भी सेल्स के साथ वेरी करेगा। यानी सेल्स अगर 25% बढ़ेंगी तो ये भी 25% बढ़ेगा। तो अब अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा 4250 इंटू 1.25, और सेफ्टी तो होगा ही होगा, लेकिन वो 2000 की बजाय 2500 होगा। 7813। तो ये अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर की सेल्स यहां से निकलेंगी कि नेक्स्ट ईयर में रिसीव कितना होगा। दिस प्लस दिस माइनस दिस 9, और ये यहां पर कटे फटे जब रिसीव होंगे खरीदेंगे कितने, डिवाइडेड बाय 0.9, 9
6 होगा, अच्छा 6 होगा, डिवाइडेड बाय 0.94, 97, ये है एनुअल डिमांड जी। ये कहां लिखा है? अच्छा, अभी मैंने ये कैसे निकाला है? तो आप ये पूछ रहे हैं कि एवरेज इन्वेंट्री को क्यों ये मान लिया, क्यों मान लिया? मैं अभी ही बार बार कह रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि एवरेज इन्वेंट्री को ही अज्यूम कर लें कि यही क्लोजिंग स्टॉक था। क्यों अज्यूम कर लें उसकी वजह बतानी अभी। जी जी, इसको क्यों किया? मैंने पिछले साल की एवरेज डिमांड निकाली, तो नीचे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लास्ट में 40 बीटा के लिए, तो 80,000 को 40 से डिवाइड किया तो पर ऑर्डर 80,000 क्या है? कैसे पता कितनी थी? तो वो तो सेल्स हैं भाई, ये सेल्स हैं, उनको आप इस लॉस से क्यों मिक्स कर रहे हैं? कैसे पता उतने खरीदेंगे? अच्छा चलो, अब इस साल की जो सेल्स हैं वही परचेजेस हैं, सिर्फ यही मसला, सिर्फ यही फर्क है। हाँ, तो पिछले साल भी होगा। एनुअल डिमांड, होल्डिंग कॉस्ट तो दी हुई है 80 रुपए, लेकिन वो पिछले साल की है, वो 10% महंगी हो जाएगी। तो अब ईओक्यू निकालने के लिए एनुअल डिमांड आ गई है, होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 80 इंटू 12 इंटू 1.1, 10 इंटू 12, क्यों? क्योंकि 80 रुपए पर मंथ है और 10% महंगी हो जाएगी, ये होल्डिंग कॉस्ट आ गई। ऑर्डर कॉस्ट, अब ये पहले भी 2 सवालों में काम हो चुका कि आपको उन्होंने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की टोटल वेरिएबल खर्चे बता दिए, तो यही रेलेवेंट है। टोटल में से फिक्स निकाल दें अगर, तो बाकी क्या रह जाएंगे? 31 पर ऑर्डर कैसे बनाएं इसको? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने? 100 या 40? 100 या 40 है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 40, लेकिन हम तो ये बीटा को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ बीटा के होते, जैसे कार्ल्टन वाले सवाल के अंदर सिर्फ कार्ल्टन के बताए हुए थे, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कार्ल्टन से डिवाइड किया था। कार्ल्टन, एक सवाल मैंने बोर्ड पे किया था कुछ 4 दिन पहले, उसमें कार्ल्टन से रिलेटेड परचेज कॉस्ट बताए, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे बताए थे, कहा था कि सिर्फ वो कार्ल्टन से रिलेटेड है, इसलिए उनको डिवाइड भी कार्ल्टन के नंबर ऑफ ऑर्डर से किया था। अब ये 3150 सिर्फ बीटा से रिलेटेड है? नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट के हैं, ये तो नहीं कहा 0.2 में के बीटा से रिलेटेड है, सबसे है, इसलिए डिवाइड भी पर ऑर्डर करने के लिए 100 से ही करेंगे। और चूंकि ये पिछले महीने साल की बात है, तो 10% महंगे हो जाएंगे। 3-4, तो एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। कैलकुलेशंस के एतबार से बताएं, कुछ पूछना है तो, सिवाय इसके कि क्यों एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक माना, इस बात के अलावा कैलकुलेशंस में जो पूछना है पूछें। हाँ जी, 6250, ठीक है, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उन्होंने कहा है कि जो यूनिट्स एक्सक्लूडिंग सेफ्टी, यानी वो ग्रो कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे इन लाइन विद सेल। तो सेल चूंकि 25% बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी 25% बढ़ेंगे, तो 6250 नहीं 25% बढ़ेगा, ये 25% बढ़ेगा, तो ये बढ़ के इतने हो जाएंगे, और साथ सेफ्टी स्टॉक।
अच्छा, कोई साइंसदान ऐसा हो सकता है कैमरे के पार जो कहे कि यार क्या अजीब बात कर रहे हैं सर, ऐसे भी कर लेते तो आंसर आ ही जाना था? करें जरा। तो फिर ये एनी टाइम ही जाए किया है ना। ये इसलिए इत्तेफाक से सेम आ गया क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी जो 2000 से 2500 हुआ है ना, वो भी 25% ही बढ़ा है, इसलिए ये इत्तेफाक से टैली कर गया। वरना अगर वो कहता सेफ्टी स्टॉक 3000 होगा तो फिर ऐसे गलत हो जाता। कैलकुलेशंस डन। चले अब मैं बताता हूं वजह कि क्यों एवरेज इन्वेंट्री को ये कहा। लास्ट पॉइंट से इतना पता चल रहा है कंफर्म कि अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बराबर नहीं होगा, या नहीं पता चल रहा? सवाल के लास्ट पॉइंट से इतना आइडिया हो रहा है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बराबर नहीं होंगे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्लोजिंग बढ़ जाएगा, तो जब क्लोजिंग ओपनिंग बराबर नहीं होंगे तो सेल परचेज बराबर नहीं हो सकती। तो हमें सेल परचेज निकालने के लिए लाजमी ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स चाहिए। दोबारा लास्ट पॉइंट से पता चल रहा है कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स से ज्यादा हैं। तो अगर ज्यादा हैं तो फिर सेल और परचेज बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बराबर होते हैं ना अगर, तो सेल परचेज बराबर होती। और जिन सवालों के अंदर पीछे किए हुए सवालों में किसी में शायद सेल्स दी हुई थी, उसी को परचेज मान लिया था। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इस सवाल में बेशक इनकी क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन यह कंफर्म पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है। जब ये ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है तो सेल परचेज भी बराबर नहीं है, तो हमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए ताकि हम यहां तक पहुंचे। इतना पता चल रहा था कि क्लोजिंग ओपनिंग चाहिए, ये बात। अब क्लोजिंग ओपनिंग चाहिए तो है ही नहीं, कहां से ढूंढें? अच्छा, इस क्लास की एवरेज अटेंडेंस पूरे सेशन में, एवरेज अटेंडेंस अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि किसी भी दिन देखते तो क्लास में 100 ही होने थे। अच्छा, आखिरी दिन कितने होने थे? फिर 100 ही होने थे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जितना साल के एंड पे स्टोर में पड़ा हुआ है, पूरे साल का अगर एवरेज। अच्छा, क्या असल में पूरे साल हर रोज बराबर यूनिट स्टोर में थे? नहीं, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री, एम बस समझने के लिए, एवरेज इन्वेंट्री अगर 62-50 यूनिट्स निकला है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हर रोज 62-50 थे। तो अगर इतना मान लिया कि हर रोज 62-50 थे, तो फिर साल के आखिर में भी इतने ही थे, इसलिए एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर लिया। तो अब ये बात आप नोट लिख लें कि अगर सवाल में हमें लाजमी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है, और रेफरेंस के लिए इसी क्वेश्चन का रेफरेंस देना है जी। एवरेज अटेंडेंस 100 स्टूडेंट्स हैं पूरे सेशन में, इसका मतलब है हर रोज 100 लोग आते थे। हालांकि हर रोज 100 नहीं आते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन कहने में कि एवरेज अटेंडेंस 100, इसका मतलब हर रोज 100 होते थे। तो अगर इतना मान लिया कि हर रोज 100 होते थे तो साल सेशन के आखिरी दिन में फिर 100 ही थे। नोट दोबारा बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों की जरूरत है और नहीं दिया हुआ, अगर स्टॉक की जरूरत है और नहीं गिवन, तो एवरेज इन्वेंट्री को ही हम क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर सकते हैं। और ये नोट लिख के आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस जरूर लिखना साथ। तो इस साल का क्लोजिंग निकालने के लिए हमें ओपनिंग चाहिए होगा ना, क्योंकि उसने उसको बढ़ा के बताया, ये क्लोजिंग तो बताया नहीं उसने। उसने कहा कि इस साल का क्लोजिंग 25% ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जितना पिछले साल था, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए फिर एवरेज को अज्यूम करना पड़ा। दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लाजमी जरूरत है लेकिन नहीं है डाटा, तो एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग अज्यूम कर सकते हैं। और इसके लिए रेफरेंस जरूर लिख लेना इस सवाल का। इस सवाल में कैसे पता चल रहा है, या वैसे कैसे पता चलेगा? इस सवाल में कैसे पता चल रहा है? हाँ, तो फिर लिखा होगा, लिखा होगा तभी पता चलेगा ना। कोई नई हिंट होगा तो कैसे पता चलेगा आपको? तो सवाल में होगा हिंट इसका। इस साल का भी कर लेते, लेकिन इस साल का हम कर नहीं सकते ना, जब OQ ही नहीं है तो OQ/2 कैसे निकालेंगे? इसलिए पिछले साल वाले का करना पड़ा।
ऑर्डर साइज वाला काम खत्म हो गया, ऑर्डर साइज हो गया डिसाइड। अच्छा, वो जो ऑर्डर साइज के डिसीजंस थे उसमें हम कहां खड़े थे? साल के शुरू में क्या क्या डिसाइड हो चुका था? एनुअल डिमांड हो चुकी हुई थी डिसाइड, और हमने ओक्यू डिसाइड करना था, और जो ओक्यू डिसाइड होता वो फिर पूरा साल फॉलो होता। अब हम यहां ओक्यू डिसाइड करने के बाद आए हैं, ओक्यू डिसाइड हो गया हुआ है, यानी इस टॉपिक के अंदर ओक्यू डिसाइड हो चुका हुआ है, उसके बाद बात हो रही है। इस टॉपिक में ओक्यू डिसाइड हो चुका हुआ है, उससे आगे की बात है ये। थके थके लग रहे हैं यार आप लोग। जुम्मा है तो क्या है? ये क्या बात है? तो अगर हफ्ते का पेपर हुआ तो जुम्मे को नहीं पढ़ोगे? अच्छा, इसीलिए नाम जुम्मा रखा था कि पढ़ा ही ना जाए आपसे। इन्वेंट्री लेवल्स के हवाले से कुछ डिसीजंस हैं। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल से क्या मुराद है? इन्वेंट्री लेवल से मुराद यह है कि स्टोर में इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है। जैसे अगर फ्यूल टैंक है तो उस फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल कितना है, तो ये मुराद है इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल का मतलब है स्टोर में पड़े हुए यूनिट्स। इन्वेंट्री लेवल का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टोर। जब इन्वेंट्री लेवल की बात हो रही होगी तो उससे मुराद है इन्वेंट्री की क्वांटिटी जो स्टोर में मौजूद है। इन्वेंट्री लेवल का मतलब है स्टोर में कितनी क्वांटिटी मौजूद है, ये मुराद है इन्वेंट्री लेवल। जैसे पानी के टैंक में अगर आप चेक करें कितना लेवल है, तो क्या मुराद है कितना लेवल है, किस लेवल का पानी है, तो बड़े हाई लेवल का पानी। क्वांटिटी कितनी है ना, तो इन्वेंट्री लेवल का यही मतलब है। इन्वेंट्री लेवल का ये मतलब है कि स्टोर में कितनी क्वांटिटी मौजूद है। इसके हवाले से बुजुर्गों ने कुछ फार्मूले बनाए हुए जिनके इस्तेमाल होते हैं। इनके फार्मूले लिखता हूं मैं, इनके फार्मूले लिखता हूं। उससे पहले ना मैं आपको इस चैप्टर का इस चैप्टर नहीं, इस पार्ट का एक ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूं, फिर उसके बाद सारे फार्मूले बताता हूं एक एक करके। क्या डिसाइड कर चुके हैं हम? ओक्यू डिसाइड कर चुके हैं। ये ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा आपको पेपर में, वैसे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर ग्राफ से बात समझ आती है तो। ये मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया है टाइम, और इधर वाई एक्सिस पे है इन्वेंट्री लेवल। क्या मतलब इन्वेंट्री लेवल? के स्टोर में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। सबसे पहली दफा, यानी अभी काम शुरू हुआ है, क्या डिसाइड हो चुका हुआ है? ओक्यू डिसाइड हो चुका है। तो बिल्कुल पहली दफा जब चीजें खरीद के स्टोर में पहुंची तो उस वक्त स्टोर में इन्वेंट्री लेवल कितना हुआ? ओक्यू। तो वो ओक्यू कर लेते हैं, चले इतना। दिन गुजरते जा रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल कम होता जाएगा, ये इन्वेंट्री लेवल कम होता जा रहा है, कभी ज्यादा इस्तेमाल हो गया कभी ज्यादा। सप्लायर को अगला ऑर्डर प्लेस करें तो सप्लायर चीजें भेजेगा। अब वो ऑर्डर कब प्लेस करें? जब स्टोर में कितना बैलेंस रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। जब स्टोर में कितना बैलेंस रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। कितना रह जाए? जब खत्म हो जाए। तो खत्म हो जाए तो
क्या हर्ज है? खत्म हो जाता, बॉर्डर कर दे है। तो अगर आप इमेजिन करें कि आप वॉशरूम में बैठे हैं और फिर आपको आवाज लगानी पड़ती है मोटर चला दो, तो क्यों हुई है बेहतियाती है? हाँ जी, मतलब ख्याल नहीं रखा ना कि मोटर कब चलानी है। तो अब जब अचानक आवाज लगाई तो फिर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अब मोटर में पानी टैंकी में चढ़ेगा, टाइम लगेगा, फिर पाइपों से गुजर के पहुंचेगा आप तक, तो मुश्किल में रहे ना। तो मुश्किल में रहे ना। हुआ है पहले कभी? तो टाइम पे टैंकी भर लेनी चाहिए। अच्छा, कितना पानी उसमें रह जाए तो टैंक भर लेना चाहिए? हाँ जी, जहां तक पानी का पाइप होता है। अच्छा, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा अगर किसी इलाके में पानी किसी टाइम पे आता है? अरे मिसाल दे रहा हूं ना, अगर किसी टाइम पे पानी आता है तो फिर भरने टैंकी भरने के लिए टैंक में ज्यादा पानी बाकी हो तो मोटर चला देनी चाहिए, या थोड़ा सा रह जाए तो भी खैर है? नहीं, एक थोड़ा ज्यादा टैंक में रहता हो तो मोटर चलाने की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल एंड पे जाके सोचें, थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि टाइम लगता है। अभी अगर टैंक खाली हो गया तो अभी पानी पहुंचने में टाइम लगेगा। और मिसाल देता हूं, अगर किसी इलाके में ऐसा है कि वो पहले ट्यूबवेल के जरिए पानी खींच के एक टैंक में लाना पड़ेगा, फिर वहां से वो अंडरग्राउंड टैंक होगा, फिर वहां से वो तीसरी मंजिल पे टैंक में पानी चढ़ाने के लिए उसमें टाइम लगेगा। तो अगर इस सारे काम में, यानी टॉप फ्लोर पे जो टैंक है उसमें पानी पहुंचाने के अंदर अगर खत्म हो गया, पानी पहुंचाने में 1 घंटा लग जाएगा। रेगुलर यूज हो रही है, किसी होटल की मिसाल ले लेते हैं, किसी हॉस्टल की मिसाल ले लेते हैं, तो टैंक, मैं फिर बता रहा हूं, 1 घंटा लग जाएगा। तो टैंक में कितना पानी रहता हो तो मोटर चला देनी चाहिए? हैं जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, टैंक में कितना पानी रह गया? मैं फिर बता रहा हूं, टैंक खाली हो गया तो पानी ऊपर चढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। रेगुलर यूज हो रहा है टैंक का, तो टैंक में कितना पानी रह जाए तो मोटर चला देनी चाहिए? जितना 1 घंटे में इस्तेमाल हो जाएगा, ताकि 1 घंटा गुजर जाए, है ना। तो इन्वेंट्री जब 0 हो जाएगी और तब अगर ऑर्डर प्लेस किया तो बाहर दरवाजे के ऊपर तो वो ठेला लगा के सप्लायर नहीं बैठा हुआ कि उसी वक्त आवाज लगे छोटे सामान ले आओ, वो सामान ले आएगा। तो अगर उसको सामान पहुंचाने में 10 दिन लगते हैं, 10 दिन, तो स्टोर में कितना सामान रह जाए तो सप्लायर को कह देना चाहिए सामान भेज दें? 10 दिन का सामान रह जाए तो कह देना चाहिए, ताकि सामान आने में जब 10 दिन लगे तो उस दौरान हम खाली ना बैठे रहें। तो स्टोर में जितना सामान रह जाए, फार्मूला लिखता हूं मैं इसका भी, तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इसको कहते हैं री ऑर्डर लेवल। इसका फार्मूला लिखता हूं मैं अभी। स्टोर में सामान पहले दिन कितना आया, ओ क्यू, उसके बाद टाइम गुजरता जा रहा है और जब यहां तक पहुंचा तो क्या करें? ऑर्डर प्लेस कर दें। फौरन सामान आ जाएगा? नहीं, अब टाइम लगेगा। और ये अभी यहां तक पहुंचा था, ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आते ही इन्वेंट्री बैलेंस बढ़ जाएगा और बढ़ के इससे ऊपर जाएगा। इतना पहले रह गया था ना, तो अब ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया, ये कम होता गया, यहां तक पहुंचा, फिर ऑर्डर प्लेस कर दें। अब की बार थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, यहां तक पहुंच गए थे, अब ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आते ही बैलेंस कहां पहुंच गया? इससे थोड़ा सा नीचे। फिर उसके बाद अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करते यहीं पहुंचे थे भी कि ऑर्डर आ गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हर रोज इन्वेंट्री में बैलेंस चेंज हो रहा है, इनको कहते हैं इन्वेंट्री लेवल्स। हर रोज इन्वेंट्री का बैलेंस चेंज हो रहा है। इस हवाले से कुछ फार्मूले हैं जो बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं। एक फार्मूला है जी, क्या हुआ? चेंज हो सकते हैं, जो आप बुजुर्ग बन जाएंगे और कोई नया फार्मूला देना चाहेंगे कौम को तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। रीऑर्डर लेवल, इसको प्यार से कहते हैं ROL, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला
दो डिफरेंट केसेस है जी। मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने उसका जिक्र नहीं किया, आ जाएगा जिक्र। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला बना रहा हूं। केस 1 ये है कि डिमांड एंड लीड टाइम बोथ आर सर्टेन, और डिमांड एंड लीड टाइम बोथ आर सर्टेन को एक और तरह से भी कहा जा सकता है कि टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज सर्टेन। ये ऊपर वाली बात को ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा, अगर हर रोज हमारे 100 यूनिट सेल होते हैं, हर रोज ट्रेडिंग बिजनेस है, हर रोज 100 यूनिट सेल होते हैं, यानी हर रोज जो कस्टमर्स हमसे चीज खरीदने आते हैं वो 100 यूनिट्स हैं, तो रोज की डिमांड कितनी हो गई? 100 यूनिट। अब अगर रोज के 100 यूनिट्स बिकते हैं, यानी रोज कस्टमर्स हमसे 100 यूनिट्स खरीदने आते हैं, और ऑर्डर प्लेस करने से लेके सामान स्टोर में पहुंचने तक अगर 10 दिन लगते हैं, रोज के 100 यूनिट्स कस्टमर डिमांड कर रहे हैं और सामान का ऑर्डर प्लेस करने से लेके स्टोर में सामान पहुंचने तक 10 दिन लगते हैं, तो स्टोर में कितना सामान रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? कैसे निकला 1000? 10 इंटू 100 क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि 10 दिन लगते हैं और एक दिन में 100 यूनिट बिकते हैं, तो स्टोर में 1000 यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्या लॉजिक नजर आ रही है इसके पीछे? क्यों 1000 रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? ताकि 10 दिन बाद जब ऑर्डर आए तो ये जितना स्टोर में रह गया था ये इस्तेमाल हो जाए। अगर लेट हो गया ऑर्डर या हमने ऑर्डर करने में देर कर दी तो स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट मैंने कहा था कि कस्टमर चीजें मांगने आए और हमारे पास ना, नहीं कहा था तो अब कह देता हूं। स्टॉक आउट का मतलब है कि जब डिमांड आई और हमारे पास स्टॉक नहीं था, उस सिचुएशन को स्टॉक आउट कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का ये जो 1000 यूनिट का फार्मूला बनाया, इसको कहते हैं आरओएल, और फार्मूला बन गया 100 इंटू 10। 100 क्या है अभी मेरी मिसाल के अंदर? डिमांड पर डे, और 10 क्या है? नंबर ऑफ डेज, जितना टाइम लगेगा। इसको कहते हैं लीड टाइम। 10 दिन को कहते हैं लीड टाइम। अच्छा, अभी मैं पहली दफा चूंकि फार्मूला लिख रहा हूं इसलिए अभी लिख देता हूं, बार बार फिर ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूंगा। ये वाली जो बात है ना, ये मैंने अभी लिख दी है, बाद में नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड होगा। अगर लीड टाइम डेज में है तो डिमांड भी यूनिट्स पर डे। अगर लीड टाइम वीक में है तो डिमांड भी यूनिट पर वीक। अगर लीड टाइम मंथ में है तो डिमांड भी यूनिट पर मंथ। तो ये मैचिंग होनी चाहिए। आरओएल का आंसर किस में आएगा? रुपए में, यूनिट्स में, बंदों में, कुर्सियों में? यूनिट्स में। अच्छा, क्यों यूनिट्स में आ गया? क्योंकि ये क्या है? यूनिट्स पर डे, और ये क्या है? डेज। तो डेज कैंसिल होके यूनिट्स रह गए। है? नींद आ रही है? अच्छा, किसका? ये ग्राफ ये नोटेड? या इसको ये भी कह सकते हैं कि टोटल
डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज अनसर्टेन। क्या मतलब है इस बात का कि 10 दिन भी लग सकते हैं, 11, 12, 15, 20 भी हो सकते हैं, रोज के 9 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। और डिमांड अनसर्टेन है तो रोज के 100 यूनिट्स भी बिक सकते हैं, कभी 150 भी हो सकता है, कभी 200 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकते हैं। ये मतलब है अनसर्टेनिटी का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था आरओएल का, मतलब क्या लॉजिक है आरओएल के? इसका जो आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकला है 1000 यूनिट्स। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्टोर में 1000 यूनिट्स बाकी रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि सामान पहुंचने तक वो जो पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल होता रहे। अगर अनसर्टेन है यानी 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। ये जो हम लोग आरओएल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम एहतियात कर रहे हैं या ये बेफिक्री है? ये हम एहतियात कर रहे हैं। तो अगर हम परफेक्ट किस्म की एहतियात करना चाहें तो 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। हमें कितने दिनों का मार्जिन रख लेना चाहिए? 15। 100 यूनिट्स भी रोज के हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, तो हमें 300 का मार्जिन रखना चाहिए। तो इस सूरत में आरओएल का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जी, बहुत ही रेयर हो, कभी 1000 की सेल हो जाए, वरना 100 की हो। नहीं, मैक्सिमम से मुराद ये नहीं है कि पूरे 10 साल में सबसे ज्यादा जब कभी डिमांड आई थी, नहीं। मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही है पूरे साल के बारे में और उसमें उनका अंदाजा ये है कि 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, तो इनमें से 300 ले लें। यानी ये नहीं कि हिस्ट्री में मैक्सिमम क्या गया था, नहीं, जो अंदाजा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनमें से हायर वाला। जी। अच्छा, इसका एक और फार्मूला है जो अभी कुछ देर तक वजह पता चल जाएगी है? ये फार्मूला जो मैं और करके लिख रहा हूं ना, ये भी लिख लें, ये अभी ही बस थोड़ी देर तक समझा देता हूं, तो आप लोग चले जाएं, देख लेना बाद में चैनल लगा। मुझे आप बैठे हुए भी अच्छे नहीं लगते। एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, प्लस सेफ्टी स्टॉक। बस 3 फार्मूले और हैं, सिर्फ 3, नहीं इसी के नहीं। बहुत नींद आ रही है ना? हाँ, तो इसीलिए फार्मूले लिखते हैं जल्दी जल्दी ताकि जी जी सर जी एक और लग जाएगी क्लास। तो वैसे भी अटेम्प्ट लगनी तो हैं, तो अगले टाइम में पढ़ लेना। यहाँ पर हमारा अच्छा, ये ना पूछा भी जा सकता है कि आरओएल होता क्या है? तो आरओएल होता क्या है कि जितना स्टोर में रह जाए तो नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए,
क्योंकि अगर उससे लेट हो गए तो फिर स्टोर में पड़ी हुई चीजें खत्म हो जाएंगी, सामान पहुंचा नहीं होगा और कस्टमर्स के आगे शर्मिंदगी हो जाएगी, वो गालियां देके जाएंगे, तो फिर मसला हो जाएगा, कस्टमर भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ROL वो लेवल है जहां पहुंचते ही नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ROL, हाँ बस इतना ही है। चलें ठीक है, Thank you. ओके।